नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ तक कि लोग तो अब ये कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री वोट चोर है। पहली बार नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर विकेट पर है और मैं यहाँ से मानता हूँ कि ये अंत की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष को एक बड़ी मजबूत टीम बना करके उपराष्ट्रपति के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। 11 साल में ये पहला ऐसा मुद्दा बनने जा रहा है कि जिसको विपक्ष लीड कर रहा है और उसमें मास अपील है। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोड़ा था वो तो एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और जिस दिन ये हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा उस दिन मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले और जेपी आंदोलन के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो वो वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर ही हुआ है। उस जेपी आंदोलन में भी लोगों को जागरूक किया गया था और इस वोटर अधिकार यात्रा में भी लोगों को अपने वोट के लिए जागरूक किया गया है। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होते हुए 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इतनी दूरी नापते हुए पटना पहुंची और पटना में वहां कांग्रेस, जेएमएम, वीआईपी, आरजेडी, तमाम दल इंडिया के सब एक साथ एक मंच पर पूरी ताकत के साथ दिखाई दिए और जो हुजूम था लोगों का वो ये बता रहा था कि ये कोई आम रैली नहीं थी, ये शक्ति प्रदर्शन था इंडिया का। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। बिना देर किए सर, मैं आपसे सीधे ये पूछना चाहती हूँ कि भाजपा वोट चोर है, ये बात इंडिया के लोग क्या आम आदमी तक पहुंचा पाए? देखिए प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि ये जो यात्रा हुई है उसने बिहार के सुदूर गांव तक, ग्रामीण अंचलों तक इस बात को बड़ी मजबूती के साथ पहुंचा दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ तक कि लोग तो अब ये कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो खुद बनारस से वोट चोरी करके चुनाव जीत करके आए हैं। जो प्रधानमंत्री एक तरह से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ गया है और बिहार का जनमानस जिस तरीके से राहुल गांधी की उस मुहिम के साथ जुड़ा है, वो हुजूम की बात आपने की और पूरा देश गवाह है इस बात का कि जेपी आंदोलन के बाद बिहार में अगर जनता किसी के साथ इस तरह से खड़ी हुई है तो वो ये वोटर अधिकार यात्रा है। और इस यात्रा की एक खूबसूरती ये भी है कि सिर्फ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं है बल्कि समूचे इंडिया अलायंस की वोटर यात्रा में तब्दील हो गई है। तेजस्वी तो साथ में थे ही, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से पहुंचे, स्टालिन तमिलनाडु से पहुंचे और आज तो हेमंत सोरेन की भी आने की उम्मीद है। आज का खड़गे साहब वहां पहुंच चुके हैं। तो एक शक्ति प्रदर्शन इस समय पटना के गांधी मैदान में और जो गांधी जी की प्रतिमा से लेकर के और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल डरे नहीं और हमने पूरी ताकत के साथ भाजपा को हटाया और बिहार में भी यही करना है, ये बात बोला आज हेमंत सोरेन ने। देखिए, हेमंत सोरेन का जो झारखंड है उसी बिहार से निकल करके वो बना है और वो बखूबी जानते हैं बिहार के उस मर्ज को, बिहार के लोगों की नब्ज को। और बिहार तो सामाजिक आंदोलनों का गढ़ रहा है और ऐतिहासिक रूप से वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, वो पाटलिपुत्र है जिसने जेपी आंदोलन में हम सबने देखा कि कैसे दिल्ली के सिंहासन को हिलाया था। तो कई बार उसने उस चीज को प्रदर्शित किया है और बिहार जिस तरह से गरीब है लेकिन पॉलिटिकली लोग वहाँ के बहुत अवेयर हैं और वो लोग चाहे मजदूरी ही क्यों ना करते हो, किसानी क्यों ना करते हो, वो लोग भी अपना भला अपना बुरा जानते हैं। और आज जब ये बात वहां तक पहुंच गई है कि ये सरकार वोट के अधिकार को ही छीन रही है, जी वोटर के जरिए ये चुन करके आ रही है, ऐसे में वो महिलाएं भी, एक आपने वीडियो देखा होगा, एक वायरल हुआ एक महिला का वीडियो, किसी ने पूछा कि आप कहाँ आए हैं, यहाँ क्या था, तो उस महिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी आए थे। उसकी अपनी शब्द थे नरेंद्र मोदी। तो कहा कि आप क्यों जा रहे हो, कहा कि हमको पता होता तो हम जयबो ना करते, हम तो यहाँ आते ही नहीं अगर हमें मालूम होता कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो लोगों की ये अब धारणा बन चुकी है नरेंद्र मोदी के प्रति कि वो उन्होंने झूठ बोला, अच्छे दिन के वादे किए, वो सब झूठे थे, 15 लाख का वादा झूठा था,
2 करोड़ रोजगार की बात वो झूठी थी। लेकिन रविकांत सर, चलिए ये तो देश एक व्यक्ति की बात हो गई, किसी के विचार मिलेंगे, किसी के नहीं मिलेंगे। मुझे ये समझना है इस समय पर कि ये जो बात इंडिया गठबंधन बार बार कह रहा है, इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी करती है, राहुल गांधी ने तमाम सबूत दिखाए, लेकिन अगर ये बात आम लोगों तक पहुंच भी जाती है तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? देखिए, इंडिया के हाथ, दोनों हाथों में लड्डू है। बिहार में अगर इंडिया अलायंस चुनाव जीत गई तब तो बल्ले बल्ले है। बिल्कुल। कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने एनडीए के पांव उखाड़ दिए, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। और अगर मान लीजिए कि इंडिया अलायंस चुनाव आता है तो ये होगा कि जो आपने 65 लाख वोट काटे थे उसकी वजह से इंडिया अलायंस चुनाव हारा है। तो जो साइकोलॉजिकल जो जीत होगी वो इंडिया अलायंस की होगी और लोग इसके खिलाफ फिर खड़े हो जाएंगे। वो अभी जब राहुल गांधी के पीछे सड़क पर जा रहे हैं तो कल को चुनाव परिणाम के बाद भी खड़े हो जाएंगे। तो जिस सरकार पर नहीं होता है वो सरकार कितने दिन चल सकती है? तो ये एक बड़ा फायदा इंडिया अलायंस को हो रहा है और लोग चेतना संपन्न हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हमारे आधार कार्ड में हमारे छेड़छाड़ जो की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी केवल यहां तक नहीं रुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि आज ये आपका वोटर अधिकार छीन रहे हैं, कल को आपका राशन कार्ड छीनेंगे, परसों आधार कार्ड छीनेंगे, 5 किलो राशन छीनेंगे, आपके बच्चों की शिक्षा छीनेंगे, आपको जो और अधिकार मिले हुए हैं वो सारे छीन लिए जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये जो चेतना जारी है और उससे जो चीजें उन्होंने जोड़ी हैं कि आज आप नागरिक हैं और आपके अधिकार क्यों हैं, क्योंकि आप वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं। और जब कल को ये होगा कि मुझे जरूरत ही नहीं है, एक सवाल ये भी तो उठा कि जो 65 लाख वोट काटे गए, साहब बीजेपी को बिल्कुल चिंता नहीं है क्या? इसमें एक भी बीजेपी का वोटर नहीं है? चिंता तो उस राजनीतिक दल को भी होनी चाहिए ना कि बिल्कुल पाया इनका। लेकिन ये दिखाता है और लोगों के बीच में ये बात गई है कि 65 लाख जो वोट काटे गए हैं वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं थे, वो विपक्ष के वोटर थे। और ये चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके बीजेपी ने ये वोट कटवाए हैं। इसका प्रभाव जो है वो आम आदमी तक पहुंच गया है। बच्चे कह रहे हैं, वहां पे जो 14 साल का एक बच्चा है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार है, अभी वोटर भी नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप का वोट कटा है और हम क्यों नहीं लड़ेंगे, कल को हमें भी वोट देना होगा, हम सरकार अपनी चुनेंगे। तो ये बात गई है। और आप अगर फैक्ट्स पर बात करें तो राहुल गांधी के जो सोशल मीडिया है उसको आप देख लें, इतनी तेजी से वायरल हो रही है वो वीडियोस, राहुल गांधी की बातचीत, राहुल गांधी की पूरी यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा, और जो ट्वीट राहुल गांधी ने किए हैं अखिलेश यादव के साथ फोटो के हम 2 भाई, फिर तेजस्वी भी हैं, तो अखिलेश यादव ने लिखा कि हम 3 भाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हैं। तो ये जो संघर्ष है और संविधान बचाने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में दिखाई भारी पड़ गया था, तो वो 400 अब की बार 400 पार के नारे पर, तो दरअसल राहुल गांधी ने इसे संविधान बचाने के मुद्दे के साथ एसोसिएट कर दिया है। इसलिए ये बात और गहराई से वहां तक जा रही है और लोगों को लग रहा है कि आप हमारा वोट काट देंगे, आप संविधान खत्म कर देंगे, तो हमारे जो अधिकार है, चाहे वो राशन का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, सरकारी नौकरियों का हो, ये सारा कुछ छिन जाएगा। तो फिर क्या होगा हमारा? सर, एक चीज जो है, पहले जिन लोगों को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है, इसके पहले केजरीवाल ने जो बात कही, हालांकि संजय सिंह तो इस पूरे मुहिम के साथ में थे, लेकिन उसके बाद केजरीवाल ने जो बात कही उसके बाद लग रहा था कि इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नहीं है। लेकिन आज जो तस्वीर सबके सामने आई, इससे पहले अखिलेश यादव आकर गए और हमने देखा आज जेएमएम, वीआईपी और शिवसेना, तमाम सब इंडिया दल के नेता एक साथ बड़े मजबूत तरीके से आज एक मंच पर थे। ये दिखा रहा था कि इंडिया टूटा नहीं है और वोट चोरी के मामले में हर कोई, सारे दल एक साथ हैं। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि इंडिया मजबूत नहीं है और एनडीए से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन अब तो बिल्कुल हालत खराब कर रखी है एनडीए की। वहां जरूर भगमच्छर मचा है, अंदर अंदर तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ एकदम सटल है। देखिए, अभी 26 में ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है, 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है। टीएमसी के सांसद भी आए, बीएमसी के आए, शिवसेना के आए, शरद पवार, सारे लोग। तो
एक ही संकट है। अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि लोकसभा चुनाव में भी जो हमारी हार हुई वो दरअसल इसी वोट चोरी के जरिए हुए थी। तो उनमें एक जो कॉन्फिडेंस आया, और जब लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अब सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इंडिया अलायंस के समूचे घटक दलों ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। यस, जो इससे एक संदेश हिचक क्या दिखाई जाएगा पड़ती रविकांत सर, इन सबका एक साथ आना और इतनी मजबूती से एक मंच पर खड़े होना और कहना कि भाजपा को भगाना है, संदेश क्या जाएगा इससे? देखिए, संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट, देश की जनता अब इस मुद्दे पर साथ खड़ी हो गई है। और इसी मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, जब ये यात्रा शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि 11 साल में ये पहला ऐसा मुद्दा बनने जा रहा है कि जिसको विपक्ष लीड कर रहा है और इसमें मास अपील है। इसके हाँ। पहले कई मुद्दे आए, सीए एनआरसी हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, तो वो कुछ खास लोगों का आंदोलन बना था, उसमें मास अपील नहीं थी। जैसे बड़े किसान आए, छोटे किसान साइलेंट मोड पर थे, हाँ। सीए एनआरसी में मुस्लिम खड़े हुए लेकिन और दूसरे लोग नहीं आए। ये ऐसा मुद्दा है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, दलित हो कि पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए वो उनका अपना बुनियादी अधिकार का मुद्दा है। और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो लोगों के जेहन में एक स्थान बनाया, एक विश्वास जिसको खत्म कर दिया गया था, उससे लोगों से जुड़ने का जो पूरा मादा पैदा हुआ, उसने विपक्ष को एक साथ किया। विपक्ष ऐसे नहीं आया, विपक्ष को पहले तो यकीन हुआ कि वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। नंबर 3, इसमें मास अपील है, लोगों को कन्विंस करने में राहुल गांधी कामयाब हो गए हैं। ये बात विपक्ष के समझ में आ गई और इसीलिए उनको लगा कि जब एक ही षड्यंत्र चल रहा है और राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमको साथ में आ जाना चाहिए। कोई वैचारिक मतभेद तो है नहीं, मतभेद केवल इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेकर के था, थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल था कि हमें कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाना है कि नहीं उठाना। ये ऐसा मुद्दा है जो कॉमन है, इसमें कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साहब कास्ट सेंसस पर ममता बनर्जी साथ नहीं आएगी। ये तो सबकी चिंता का विषय है कि कल को बंगाल में आपने यही किया तो ममता बनर्जी साथ हो जाएंगी, फिर आप महाराष्ट्र में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, तो सबकी चिंता है। और यही वजह है कि जब मास अपील होती है किसी मुद्दे में, तो फिर विपक्ष के तमाम दल एकजुट अपने आप होते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्वतः स्फूर्त ढंग से जो एकता बन रही है वो जनता के दबाव में बन रही है, और जब जनता के दबाव में मजबूत होता है तो वो अपने अंजाम तक जाता है, और यही इंडिया अलायंस के साथ मुझे दिख रहा है। अच्छा रविकांत सर, हमने देखा कि ये यात्रा बहुत जबरदस्त रही, लोगों का हुजूम देखने को मिला, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन अब समापन हो गया है। अब आगे क्या कदम हो सकता है इंडिया गठबंधन का और क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन अभी इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ये हर प्रदेश में आंदोलन होने जा रहा है, अभी होगा, कल होगा, साल भर में होगा, 6 महीने में। और इस आंदोलन को लगातार विपक्ष धार देने जा रहा है। इस मुद्दे पर चूंकि चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है, नरेंद्र मोदी की मिली भगत सामने आ चुकी है, और इसलिए इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। इस मुद्दे में मास अपील है, लोग सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर राज्य में जो भी विपक्ष के दल वहां पे मजबूत है, बंगाल में बीएमसी हो गई, या आपके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, हेमंत सोरेन, अलग अलग राज्य में जो भी पार्टियां लीड कर रही हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के एक जनव्यापी आंदोलन मुझे लगता है कि लीड करेंगी। और उसका प्रभाव ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे विकेट गिरना शुरू होंगे। आपको केरल का एक उदाहरण सामने आ गया कि केरल में जो एकमात्र बीजेपी का सांसद चुना गया, वहां पे भी घपला हुआ था। और राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा कि जो गुजरात मॉडल है वो कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, वो दरअसल वोट चोरी का मॉडल है। अभी जो गुजरात में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित भाई चावड़ा, उन्होंने बाकायदा बताया कि वहां के जो पाटिल साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें अमित शाह चुन करके लाए थे, उनका ही चुनाव एक तरह से फर्जी वोटर के जरिए जीता गया है। तो अब हर राज्य में ये एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा और इससे विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी जी की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, चाहे वो कास्ट सेंसस से जुड़ी हो,
रिजर्वेशन से जुड़ी हो, दलित पिछड़ों के मुद्दे पर जुड़ी हो, महिलाओं के सम्मान के सवाल पर जुड़ी हो, अल्पसंख्यकों के जो डर है उसके मुद्दे पर हो, ये मुद्दे तो रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो केंद्रीय मुद्दा है वो वोट चोरी का, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा और संविधान बचाने का मुद्दा, ये चलता रहेगा। बिल्कुल, आपने जो विकेट गिरने की बात कही वो तो गिरने शुरू हो गए हैं, दिखाई दे रहा है, और पूरी तरीके से भाजपा फंसी हुई है, भयानक फंसी हुई है। एक तरफ तो ये वोट चोरी का मुद्दा है जिसमें एक्सपोज हो गई, और दूसरी तरफ ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अब भाई बी सुदर्शन रेड्डी और नायडू की बातचीत चल रही है, इसी में हालत खराब है। भाई लोकतंत्र है रविकांत सर, वोट वोट तो मांगे जाएंगे ना। तो नायडू और बी सुदर्शन रेड्डी की बातचीत से भाजपा को इतनी तिलमिलाहट किस बात की? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर विकेट पर है, और मैं यहां से मानता हूं कि ये अंत की शुरुआत हो चुकी है, डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है। अंत के तो नरेंद्र मोदी अजय को ना, अजय अमित शाह तो कहते हैं अभी 30 साल और है। नहीं नहीं, वो बात समझ में आ गई ना। राहुल गांधी ने कह दिया कि आप क्यों वो दम्भ दिखा रहे थे कि हम 50 साल तक रहेंगे। ये चोरी अब पकड़ में आ गई कि आप जनता को चुन करके, माने होता तो ये है कि जनता अपनी सरकार चुनती है, लेकिन आप जनता को चुन करके आप वोट डलवा रहे थे। फर्जी वोटर के जरिए आप 50 साल तक सत्ता में रहना चाहते थे। वो आपकी जो षड्यंत्रकारी जो चाल थी उसको विपक्ष ने अब एक्सपोज कर दिया है, तो अब तो कोई संभावना ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये मुद्दा नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत बनने जा रहा है। और अब बड़े मुद्दों पर जब आप आएंगे, जैसे अब 9 तारीख को संभवतः चुनाव है उपराष्ट्रपति का, इसमें जो मुश्किल में घिरे हुए हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या है? जिस तरह का विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतारा है पूर्व न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को, उसमें जगनमोहन रेड्डी भी फंसे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हुए हैं। और अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, जयंत चौधरी किधर जाएंगे, जरा उनकी भाषा भी सुन लीजिए। और इसी तरह के तमाम लोग अभी इस चुनाव में, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है पार्टी का जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप चलता ही नहीं है, तो कोई भी सांसद कहीं भी वोट कर सकता है। और मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बड़ा खेल होने जा रहा है, जिसे नरेंद्र मोदी समझ तो रहे हैं लेकिन रोकने की हिम्मत उनमें नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि अंत की रविकांत सर, हर चीज में तो मोदी जी आगे दिखते हैं, उनका चेहरा चमकता हुआ दिखता है, हरी झंडी वंडी भी दिखानी होती है तो वही दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में लाइन में बिल्कुल बैक बेंचर्स की जगह पर बैठे हैं, एकदम पीछे की सीट लिए बैठे हैं और बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, ना मुंह से कुछ बोल रहे हैं और ना कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के हाथ में बागडोर दिए हुए हैं कि भैया जाओ संभालो। देखिए, पीछे से नरेंद्र मोदी एक्टिव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को हार कभी बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने चेहरे पर हार का दाग लगने ही नहीं देते हैं, इसीलिए वो साइलेंट मोड पर है। वो खतरे को भांप रहे हैं कि आप इसमें व्हिप तो चलेगा नहीं। और बहुत दिनों तक लोगों ने मोदी मोदी किया है, उस पर भी मैसेज जाते थे कि पता लगा कनेक्ट प्लेस पर कोई सांसद वहां पे चाट खा रहा है और उसको मैसेज आ गया कि मोदी जी पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो दौड़ता था, वहां से भागता था और जाकर के वहां मोदी मोदी कर रहा है। ये अब नहीं चलेगा। जो फ्रीडम महसूस कर रहे हैं भाजपा के लोग, आजादी महसूस कर, राजीव प्रताप रूडी का चुनाव याद होगा ना आपको भी? बिल्कुल याद है, चाणक्यगिरी फेल हो गई। जो खेल किया वही खेल प्रज्ञा जी इसमें भी होने जा रहा है। और राजीव प्रताप रूडी और उनके आसपास के जो सांसद हैं वो कहां जाएंगे, जरा समझिए इस बात, कहां वोट करेंगे? तो पूरा गेम बिछाया जा चुका है। मुझे जो लगता है कि विपक्ष को एक बड़ी मजबूत टीम बना करके उपराष्ट्रपति के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। अगर ये रणनीति होती है और बिल्कुल ये कोशिश कर ले कि नहीं हमें चुनाव हराना है, तो ये बेहद आसान चुनाव है। ये तब जब 100 सीटों का करीब फासला है, विपक्ष और सत्ता के बीच में 100 वोट का अंतर है, लेकिन इसको बड़े आसानी से पाटा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। तो विपक्ष को सिर्फ ये मुद्दा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हमें एक पैरेलल चलाने होते हैं, इस मुद्दे पर एक बड़ी टीम लगा करके, जिसमें शरद पवार जैसे वरिष्ठ लोग हों, उद्धव ठाकरे हों, खड़गे साहब हों, ये लोग, क्योंकि राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हों, इन लोगों को लेकर के टीम बना करके और बहुत बड़ी बात कह दी। अभी अभी जस्ट हम बातचीत कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोड़ा था वो तो एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और जिस दिन ये हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा उस दिन मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे।
तो क्या बनारस के चुनाव का एक्सपोज होने जा रहा है क्या? क्या अमित शाह के चुनाव का एक्सपोज होने जा रहा है? ये सारा कुछ चलने वाला है। गुजरात में अमित भाई चावड़ा ने जो कहा, वहां के तो क्या प्रदेश मतलब अध्यक्ष कुर्सी हैं, उर्सी बड़े छीन के मानेंगे क्या मजबूत। राहुल गांधी? वोट चोर गद्दी छोड़ कर रहे हैं तो क्या कुर्सी उर्सी छीन लेंगे क्या? ये बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि इसकी तैयारी है, पूरे तरीके से तैयारी है, और देश इस बदलाव के लिए तैयार है। देश भी अब करवट लेते हुए देखना चाहता है, क्योंकि आज ही जा चुका है। मोदी जी ने विदेश नीति की बाट लगा दी, जो जो आर्थिक नीति है उसका सत्यानाश कर दिया। सब जो देश के भीतर है वहां केवल हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वाया, नफरत पैदा की, हिंसा हिंसा हुई है। तो लोग आ चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं? खाद नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में, जो हम देख रहे हैं, किसान कैसे रो रहे हैं, किसान नौजवान आत्महत्या कर रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। इतनी सारी समस्याएं हैं कि अब सत्ता पक्ष को कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को बस ये लग रहा था कि शायद मोदी जी जीत रहे हैं, इसलिए क्या हो सकता है। अब राहुल गांधी ने जब कच्चा चिट्ठा खोल दिया, एटम बम जब फोड़ दिया है, तो लोग साथ आ गए हैं। और अब जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब हम हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन बम क्या होगा? और मुझे लगता है कि आपको क्या लग नरेंद्र रहा है मोदी क्या होगा अब ये अपने हाइड्रोजन बम सर? ये जो भीतरघात है, खेल जो चल रहा है, ये जो चाणक्य बन रहे थे ना, अब अंदर से ही खेल चल रहा है। सारे के सारे एक भेदिया कोई ना कोई पैदा हो गया है बीजेपी के भीतर, जो डायरेक्ट हो सकता है कि राहुल गांधी जी के संपर्क में हो, वो सारी पोल पट्टी बता रहा हो। सुब्रमण्यम स्वामी को तो हम लोग जानते ही हैं, वो की वोकल ज्यादा है तो उन पर लोग कम भरोसा करते हैं। लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी की टीम तो बहुत मेहनती है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के भीतर कोई वितर्गात कर रहा है और सारी पोल पट्टी आ रही है विपक्ष तक। और अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने इस तरह की छलबाजी नहीं की। तो लोगों को ये भरोसा है कि हाँ, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो ये होगा। और फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कैसे सरकार उनकी बचेगी, इसकी वो तैयारी करें। क्योंकि बिहार हारे तो नीतीश कुमार जाएंगे, नीतीश रुकने वाले नहीं है, बगैर कुर्सी के कभी रुकते नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू की अपनी मुसीबत उपराष्ट्रपति के चुनाव में है, तो दोनों बैसाखियां इस समय डावाडोल है। और राहुल गांधी जिस तरीके से लीड ले रहे हैं पूरे देश में, आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं समझता हूं कि राहुल गांधी आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के नेता बन चुके हैं। 1 अरब से ज्यादा लोगों के नेता राहुल गांधी बन चुके हैं सर्वसम्मति से। और अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए धमकी भी है कि अब आप बचा पाते हो तो बचा लो। अभी तो बड़ी धमकी दी गई थी चुनाव आयोग के द्वारा कि 7 दिन में माफी मांगे। क्या कर लिया चुनाव आयोग ने? अगर राहुल गांधी जी गलत बोल रहे थे तो एफआईआर करते, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता, एक मुकदमा लगवाते। लेकिन चूंकि आप में वो दम नहीं है, धमकी खुलेआम है। अभी खड़गे ने कहा है कि हमको पुलिस नहीं दे रहे, हमको पुलिस सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तब बताएंगे इन लोगों को। देखिए, अब यही होना है जो इन्होंने किया, जिसको हम कहते हैं नियति क्या होती है, कि जो आप करते हैं आगे चल के खुद आपको उसका सामना करना पड़ता है। आपने ईडी के जरिए लोगों को डराया, इनकम टैक्स के जरिए लोगों को डराया, आपने पुलिस के जरिए डराया, नौजवानों को डराया, पत्रकारों को डराया, एफआईआर कराई, विश्वविद्यालयों पर हमले किए, और राहुल गांधी पर 36 मुकदमे किए, 55 घंटे ईडी के सामने आपने बिठाया। सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेता जो बीमार 6 महीने में सरकार आ रही है, खड़गे ने बोल दिया। हाँ, डेफिनेटली, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मोदी जी अपना संभाले या फिर झोला तैयार रखें कि कहां जाना है ये भी तय कर लें, किसके साथ जाना है ये भी तय कर लें। और अभी तो मुकेश अंबानी भी खपा हो रहे हैं। तो ये जो खेल चल रहा है वो खेल मुझे लगता है कि अंजाम तक पहुंचने वाला है। प्रज्ञा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अभी तो हाइड्रोजन बम फोड़ना बाकी है, जिसके बाद भाजपा सरकार में बैठे लोग अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। और ये बात खड़गे ने कह दी कि 6 महीने में सरकार आ रही है, ये बहुत बड़ी बात कह दी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। जो कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी खबर तक। आप तक कुछ भी
छूटने नहीं वाला है, सब कुछ आपको खबर मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी प्रज्ञा पर अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।